नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं स्वागत करता हूं आप सबका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे सुपर मूक जो हो रहा है विद्याग्राम के एप्लीकेशन पे, उसके 20वें नंबर मूक का सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के 11 तक के सुपर मूक का सॉल्यूशन आदित्य सर कराए हैं और वो उसका प्लेलिस्ट जो है वो मिलेगा विद्याग्राम के यूट्यूब चैनल पे। बाकी के जितने भी मूक है ना, उसका सॉल्यूशन आपको मैं कराता हुआ दिखूंगा किस पे, एआर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आप जाइए एआर पब्लिकेशन पे और वहाँ के प्लेलिस्ट में आप उन सारे वीडियोस का सॉल्यूशन देख सकते हैं जो आप देखना चाहें। ठीक है, तो चलिए बस बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PT तथा दो छेदक रेखाएं PAB और PCD खींची जाती है। यदि PA और AB 1:3 में है और PT 12 सेंटीमीटर है और PC 8 सेंटीमीटर है, तो हमसे CD की लेंथ पूछी जा रही है। ठीक है ना। हम अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है और P से एक बिंदु, यहाँ मान लो कि P एक बिंदु है, वृत्त पर स्पर्श रेखा PT। ठीक है, मान लो कि ये हम PT खींच दिए, यहाँ से तक PT हम एक रेखा खींच दिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि PAB और PCD दो छेदक रेखा यानी कि सेकेंड खींचा जा रहा है। PAB और PCD, PAB और यहाँ पे अगर हम जाएं तो PCD, यानी कि PAB ये हो गया और इधर PCD हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि PA और AB का अनुपात, PA और AB का अनुपात अगर हम देखें तो 1 और पूरा अगर कितना है 3 है, तो ये अंदर वाला 2 हो जाएगा। और PT कितना है दोस्त, PT 12 है। ठीक है ना, तो हमसे किसका मान पूछा जा रहा है, PC 8 है, PC कितना है 8 है, तो हमसे CD का मान पूछा जा रहा है, इस वाले का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या ये नहीं कर सकते हो आप लोग? अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर बराबर होगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144 बराबर होगा किसके, PC गुने PD के। ठीक है, अगर हम PC निकालें तो PC हमारा 8 दिया गया है। अगर हम 8 से काटे तो ये कितने बार में जाएगा, 18 बार में। तो PD का मान कितना आएगा, आपने बंद कर दिया क्या, ये क्यों हिल रहा है? ठीक है, 8 से ये 18 बार में जाएगा, तो PD कितना आएगा, PD मेरे भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 18 आएगा। PD कितना आएगा, 18 आएगा। तो ये DC देखो, अगर PD हम देखें 18 आ गया और ये 8 है, तो ये कितना बचा, 10 बचा। 10 कौन सा है, ऑप्शन बी आपका सही तौर पे सही उत्तर होगा। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को भी दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि पहले वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। उस वर्ष के अंत में 2400 निकाल लिया जाता है। ठीक है ना, शेष राशि अगले 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करती है। तो 3 वर्ष बाद कुल धनराशि हमसे पूछा जा रहा है। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो ये 10,000 रुपया है। ठीक है, तो 1 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, 11/10, क्योंकि 10% का हमें ब्याज भी मिलेगा। इसमें से बोला जा रहा है कि 2400 रुपया हम क्या कर रहे हैं कि निकाल ले रहे हैं। ठीक है ना, 2400 रुपया अगर हम निकाल लिए तो नेक्स्ट 2 सालों के लिए ये जो टोटल वैल्यू आएगा उस पर हमें 10% का ब्याज मिलेगा। यानी कि अगर 10% का ब्याज मिलेगा तो 11 का स्क्वायर बटे में 10 का स्क्वायर, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि 121 बटे में 100, 121 बटे में 100 आपका टोटल अमाउंट 2 साल बाद चुकाना होगा। लेकिन आप देखो ये क्या है, अंदर चाहे कुछ भी आए, आप लास्ट में 121 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। और जब 121 से जब आप 121 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, तो जो भी हमारा उत्तर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। आप 11 का मल्टीपल डायरेक्ट देख लो, 2 1 3 और 5 1 6, 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 1 7 7 1 8, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 616 भी 11 से कटता है, 11 भी, ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। लेकिन आप देखो अंत में यहाँ पे 2 जीरो आ रहा है, अंत में कभी 2 जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि सारे जीरो आप देखो ना, आप देखो मेरे भाई, इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे अंत में 2 जीरो आएगा और ये 2 जीरो काट देगा 2 जीरो को, यानी कि अंत में आपका ये 2 जीरो कभी आएगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आप नहीं समझ में आया तो एक बार बताइए, मैं फिर से वो करूं। चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है ना, अगर हम इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखें तो ए और बी एक 600 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से एक ही साथ चलना शुरू करते हैं। ठीक है,
और स्थिर पूर्णांक चालों से लगातार एक ही दिशा में दौड़ते हैं। एक की चाल 12 मीटर पर सेकंड है। वे ठीक 5 मिनट बाद पहली बार एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर लौटते हैं। ठीक है ना, 5 मिनट बाद मतलब वो पहली बार मिल रहे हैं। अब देखो, यदि b की चाल एक धनात्मक पूर्णांक है जो 30 मीटर पर सेकंड से कम है और b बराबर नॉट a है, तो b की चाल के कितने मान हमसे पूछा जा रहा है पॉसिबल है। ठीक है ना, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें मेरे भाई, ठीक है, तो b की चाल एक साथ आप देखो 600 मीटर, मान लो 600 मीटर का एक चक्कर है। मान लो कि तीन, अगर हम देखें तो 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद यानी कि 5 मिनट का मतलब कितना होता है 300 सेकंड, 300 सेकंड, यानी कि 600, मान लो कि एन चक्कर, हमें नहीं पता है कि बी कितना चक्कर लगाएगा, हमने मान लिया कि एन चक्कर लगाया कितने टाइम में 300 सेकंड में। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2n होगा, जो भी इसका स्पीड होगा वो 2n होगा। ठीक है, 2n हमसे बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि 2n 30 मीटर पर सेकंड से कम है। जो 2n है ना वो 30 मीटर किससे कम है, 30 मीटर पर सेकंड से कम है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि n जो होगा वो किससे कम होगा, n मेरे भाई 15 से कम होगा। ठीक है, लेकिन आप एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे a की चाल देखें तो a की चाल 12 मीटर पर सेकंड है। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 मिनट बाद यानी कि 300 में ये कितना दौड़ेगा, 12 या 3600। एक चक्कर अगर 600 का है तो 3600 चक्कर 6 चक्कर, 3600 दूरी 6 चक्कर का होगा। यानी कि ए कितना टोटल चक्कर लगा ले रहा है, ए जब छठा चक्कर लगा रहा है, ए जब छठा चक्कर लगा रहा है तब जाकर के 20 से वो मिल रहा है। यानी कि जो भी एन का मान होगा, जो भी मेरे भाई एन का मान होगा वो ना तो 6 का फैक्टर होगा और ना ही 6 का मल्टीपल होगा, ना ही 6 का फैक्टर होगा ना ही 6 का मल्टीपल होगा। अगर फैक्टर या मल्टीपल हो गया तो वो 6 चक्कर से पहले भी मिल सकते हैं, लेकिन उनको मिलाना कहाँ पे है, 6 चक्कर पे। तो एन का मान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, देखो एन बराबर नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, मतलब फैक्टर या मल्टीपल का कहने का मतलब कि एन जो भी होगा, एन का मान जो भी होगा वो 6 के साथ मिल करके कोई भी ना मतलब कि कॉमन मल्टीपल बनाएगा और ना ही उसके अंदर कोई एक कॉमन डिविजिबल वो होगा, फैक्टर होगा। 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 5 6 भी नहीं हो सकता है, 7 7 नहीं, 8 हो सकता है क्योंकि 8 में 2 आ रहा है, उसमें भी 2 आ रहा है, 9 भी नहीं हो सकता है। अगर हम देखें तो 10 भी नहीं हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 भी नहीं हो सकता है। देखो 12 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 12 12 फिर ए बराबर नॉट बी दिया है, वैसे भी नहीं हो सकता है और 6 का एक मल्टीपल भी है। 13 14 भी नहीं हो सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो एन का मान 1 से लेकर के 14 तक टोटल 14 मान पॉसिबल हैं, उसमें से ये सारे हट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, अगर हम 10 मान हटा दें यहाँ से तो 4 6 8 9, और मान लो कि इसको हम 10 ले रहे हैं, इसको 12 ले रहे हैं, इसको 14 ले रहे हैं, तो हम इसको 1 भी ले सकते हैं, 1 और 6 भी ले सकते हैं, तो 1 हम ले सकते हैं। ठीक है ना, 1 हम क्या कर सकते हैं दोस्त, 1 हम ले सकते हैं। यानी कि टोटल कितने मान पॉसिबल होंगे 15 में से, यानी कि एन से लेकर के 15 तक टोटल कितने वैल्यू है, 15 से कम 14 वैल्यू है। और 14 में से अगर हम घटा दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 14 में से 9 घटा देंगे तो एन का टोटल 5 वैल्यू पॉसिबल है। कितना वैल्यू पॉसिबल है, 5 वैल्यू मेरे भाई पॉसिबल है, ऑप्शन सी। 8 समरूप खोखले अर्धगोलाकार कटोरे जिनमें से प्रत्येक की बाहरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की हमसे ऊंचाई पूछी जा रही है, हम दोनों का आयतन क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे क्योंकि पिघलाया जा रहा है। तो खोखला अर्धगोला का आयतन कितना होगा, अगर हम देखें तो 8 है, तो एक का कितना होगा 2/3 पाई, और बाहर के आर क्यू में से अंदर का आर क्यू हम घटाएंगे। ठीक है ना, 6 का क्यूब कितना होगा 216 और 3 का क्यूब 27, तो 216 में से ये 27 घटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन बनाया जाता है यानी कि पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन यानी कि 36, और गुने यहाँ पे देखें तो एच। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है दोस्त, इसको सॉल्व करके हमें एच निकालना है। 216 में से अगर हम 27 घटा देंगे, ये वाला जो हम घटाएंगे तो 16 इधर घटेगा
तो 200 हो जाएगा। और कितना घटाएंगे हम, 11 घटाएंगे। तो 200 में से अगर हम 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 189 बचेगा शायद। सही तो है ना, 9 7 16 के 86 लेख और 18 2 20 और 1 21, सही है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हम 3 से काटे तो ये कितने बार में जाएगा, 63 बार में। 9 चौके 36, 9 7 63, 7 का मल्टीपल भी आप देख सकते हो। और 4 से ये कटेगा कितने बार में, 2 बार में। यानी कि 2 दूनी 4 7, एज का मान कितना निकल करके आएगा, एज का मान निकल करके आएगा 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी के आय का अनुपात 7:5 है, उनके व्यय का अनुपात 4:3 है, उनके बचत का अनुपात 3:2 है। यदि ए और बी के आय क्रमशः 20% और 10% बढ़ जाती है, जबकि दोनों का व्यय 25% बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो उनकी नई बचत का हमसे अनुपात पूछ रहा है। 25% बढ़ रहा है। देखो आय अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए और बी इनकम किस अनुपात में है दोस्त, अगर हम इनकम का अनुपात देखें तो ये 7:5 में है। और यहाँ पे अगर उनके व्यय का अनुपात देखें यानी कि एक्सपेंडिचर का, तो ये 4:3 में है। किस में है, 4:3 में। बढ़िया। अब देखो उनकी बचत से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बचत ही हमें निकालना है। ए और बी की आय क्रमशः 20% और 10% बढ़ रही है। अगर हम 7 का 20% बढ़ाएंगे यानी कि 7 का 6/5 करेंगे, ये कितना होगा, 7 6 42/5। किसी भी नंबर को अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो उस नंबर को डबल करके एक अंक बाद दशमलव लगा दो। जैसे 42 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 42 को डबल कर दूंगा 84 और एक अंक बाद दशमलव लगा दूंगा, ठीक है। और 10% और बढ़ रहा है, यानी कि 5 में 10% बढ़ाएंगे तो ये 5.5 हो जाएगा। बढ़िया। आय इतना बढ़ गया जबकि दोनों का व्यय 25% बढ़ रहा है। कोई चीज अगर 4 से हम 25% बढ़ाएं तो ये 5 हो जाएगा। और 3 का अगर हम 25% बढ़ाएं तो ये 5/4 होगा, यानी कि 15/4। 15/4 का मतलब 4 3 12, 3.75 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3.75। 3.75। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि नए बचत का अनुपात। तो नया आय में से अगर हम नया खर्चा घटा देंगे तो नया बचत आ जाएगा। नया बचत कितना होगा भैया, 3.4 यहाँ पे आएगा, 3.4। और यहाँ पे 5.5 में से अगर 3.75 हम घटा दें तो कितना होगा आप बताओ, यहाँ पे 0 लिख लो, ठीक है ना। 150 इधर ले लो तो ये 0.75 बचेगा। 150 में से हम 75 घटाऊंगा तो यहाँ पे बचा है 4, 4 में से 3 घटाऊंगा 1, 3.4। और यहाँ पे कितना बच रहा है, 1.75। आप इसको काट सकते हो, आप साफ देख सकते हो कि कितना होगा मेरे दोस्त। अगर आप मान लो इसमें का ये पॉइंट हटा रहे हो, ये पॉइंट लगा करके यहाँ पे लगा दो, दोनों को डबल कर दो, ये 68 और ये 35, यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 68:35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बिंदु ए से किसी भवन के छत का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और उस भवन की छत पर लंबवत लगे एक ध्वज दंड के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन की ओर 20 मीटर चलने के बाद छत का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। तो हमसे ध्वज दंड की ऊंचाई पूछी जा रही है, ठीक है। मान लो ये भवन हो गया, यहाँ पे एक हम ध्वजा लगा दिए, ठीक है ना। अगर हम यहां से यहां तक का देखें तो ये कितना है दोस्त, 30 डिग्री है। और यहां से अगर हम यहां तक का देखें तो ये कितना है, ये 60 डिग्री है। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ दूर यहाँ पे चल रहा है ना, तो ये 60 डिग्री से कितना हो जा रहा है मेरे भाई, ये हो जा रहा है 45 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है किस चीज की लंबाई, हमसे ध्वज दंड की ऊंचाई पूछी जा रही है। यानी कि इस वाले पार्ट की क्या पूछी जा रही है, ऊंचाई पूछी जा रही है। तो हो जाएगा, देखो अगर हम देखें तो ये वाला जो लेंथ है वो 20 दिया है, ठीक है ना। 30 के सामने, या फिर आप अगर इसको बनाओ तो ये 45 है, ये 30 है, ठीक है। अगर हम मान लो कि 45 के सामने 1 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और ये जो 30 है, 30 के सामने अगर हम देखें मेरे भाई, 30 के सामने अगर हम देखें, ठीक है ना, तो 30 के सामने अगर 1 होगा तो ये 60 होगा। 60 के सामने यहां तक क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो मेरे भाई ये 30 होगा, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में ये 60 है। अगर 60 के सामने या फिर 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने √3 का √3 गुना यानी कि 3 होगा। टोटल लेंथ 3 होगा, ये 1 है तो ये कितना होगा, ध्वजा की लंबाई 2 यूनिट होगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कैसे, ये 20 किसका वैल्यू है, √3 में से अगर हम 1 घटा दें,
√3 में से अगर हम 1 घटा दें तो 20 आ जाएगा। हमें निकालना किसका है, 2 का मान, यानी कि 40, ठीक है ना। जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर जाएगा √3 प्लस 1, और नीचे जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो a² माइनस b² यानी कि 3 में से 1 जाएगा 2, कटेगा 10 √3 प्लस 1, अच्छा सॉरी 20 होगा ना, 20 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर q के रूप में व्यक्त एक संख्या को न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक से गुणा किया जाना है ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन दोनों बन जाए, मतलब कि स्क्वायर भी बनाना है और एक क्यूब भी बनाना है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर बनाने के लिए पावर 2 का 1 मल्टीपल होना चाहिए और क्यूब बनाने के लिए 3 का मल्टीपल, लेकिन हम दोनों बना रहे हैं तो पावर हमें 6 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, 2 गुने 3। अब पावर 6 का मल्टीपल लेने के लिए यहाँ पे 2 के पावर में 7 है, तो अगर हम और 2 के पावर 5 ले लेंगे तभी ना 2 के पावर में 12 हो जाएगा, तो 6 का मल्टीपल होगा, यानी कि 2 के पावर 5 को लेना पड़ेगा। ये 3 के पावर में 5 है, यानी कि एक 3 और लेना पड़ेगा, तब जाकर के 5 और 1 6 होगा। ये 5 के पावर में 3 है, 3 को 6 बनाने के लिए 5 के पावर 3 और लेना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 के पावर 5 अगर हम देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है ना, गुने 3 और गुने 125, ठीक है। 32 3 96 गुने 125 कितना होगा, आप 96 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर लो, 12.5% से, 12.5% से, क्या है कि 1/8 का ये फॉर्म बनता है, 1/8 करोगे तो ये 12 का फॉर्म बनेगा, यानी कि 12 पे ही कुछ जीरो निकल करके आएगा, यानी कि 12,000 ये सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 और 3 ऑप्शन सी। ऐसे कर लोगे, मान लो कि कैलकुलेशन को आप परसेंटेज में चेंज करके, तो कहीं ना कहीं आपका जो वो है क्या बोलते हैं कैलकुलेशन करने का टाइम या समय वो बचेगा। एक व्यापारी 15 समान वस्तु 1200 में खरीदता है, 2 वस्तु क्षतिग्रस्त हो गई और बेची नहीं जा सकती है, ठीक है ना। वो प्रत्येक वस्तु पर ऐसा मूल्य अंकित रखता है कि अंकित मूल्य पर 12 वस्तुएं बेचने से ही पूरी लागत मूल्य वसूल हो जाती है, ठीक है। मतलब कि 1200 में वो 12 वस्तुओं को बेच रहा है, तभी तो 1200 रुपया वसूल हो रहा है, और 10% की छूट भी देता है। तो सभी अगर हम देखें तो 13 वस्तु अगर बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमसे पूछा रहा है। देखो अगर हम एक वस्तु का मेरे भाई एसपी देखें, जो वस्तु खरीद करके वो बेच रहा है, तो 1200 में वो 12 वस्तु बेच दे रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो एक वस्तु का दाम कितना होगा, 1200 बटे में 12, यानी कि 100 रुपया। अब इस 100 रुपया पे 10% का छूट भी दे रहा है, यानी कि 10% का छूट देगा तो कितना होगा, 90 रुपया। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक वस्तु को वो 90 रुपए में बेच रहा है, तो 13 वस्तु टोटल बेचा है, क्योंकि 2 तो खराब हो गए हैं, तो कितना है 13 9 117 पे 1 0 1170, ठीक है। पैसा लगाया था 1200 रुपया और 1170 का सामान बेच रहा है, 30 रुपये का घाटा हो गया, कितने पे, 1200 पे। 30 बटे 1200 का मतलब 1/40 का लॉस हुआ, 1/40 होता है 2.25%, ये लॉस हुआ है, ठीक है ना। अगर ये लॉस हुआ है तो सॉरी 1/40 2.5% के बराबर में होता है, 1/40 2.5% के बराबर में होता है, यानी कि 2.5% का क्या हो जाएगा, 2.5% का मेरे भाई लॉस हो जाएगा। बताइए कोई पे कोई दिक्कत है तो, ठीक है। सिर्फ ये जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज में बड़े हैं, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि रेखाएं x + y = 5 और 2x - y = 1 बिंदु B पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। P से होकर जाने वाली एक रेखा 3x - 4y + 7 = 0 पर क्या है, लंबवत है, यानी कि परपेंडिकुलर है दोनों रेखाएं। तो इसमें हमसे x का इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है, बना देंगे। देखो x + y अगर 5 है, x + y कितना है दोस्त, 5 है, और 2x - y कितना है, 2x - y 1 है। अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो 2x और x 3x, y से y कटेगा ये 6, तो x कितना निकल करके आएगा, x हमारा 2 निकल करके आएगा। अगर x 2 निकल करके आ गया, ठीक है ना, तो y कितना निकल करके आएगा दोस्त, y हमारा 3 निकल जाएगा, 2 और 3 5, बढ़िया। अब आप देखो यहां से P से होकर जाने वाली एक रेखा 3x - 4y + 7 पर क्या है, लंबवत है, यानी कि हम यहां से उस रेखा का स्लोप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो अगर हम इस रेखा का स्लोप निकालें तो ये कितना होगा, अगर हम देखें तो 3x बराबर, अगर हम सबको उधर ले जाएं तो ये 4y, ठीक है, 4y - 7, 4y - 7। तो अगर हम स्लोप देखें
या फिर अगर हम यहाँ पे ऐसे करो ना, अगर स्लोप निकालना है दोस्त, अगर स्लोप निकालना है तो 4y को उधर भेज दो, यानी कि प्लस का 4y किसके बराबर में होगा, 3x प्लस 7 के, यानी कि y किसके बराबर में होगा, 3/4x प्लस 7/4 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर स्लोप देखोगे तो ये m1 आएगा 3/4, लेकिन उस रेखा का समीकरण निकालना है या फिर उस रेखा का x का इंटरसेप्ट निकालना है जो इसके लंबवत है, यानी कि जो इसके लंबवत होगी उसका स्लोप कितना होगा, m2 मेरे भाई -4/3, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो 3/4 को -4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो -1 आ जाएगा। अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट है और स्लोप है, तो हम निकाल सकते हैं रेखा का इक्वेशन। क्या होगा, y2 - y1, ठीक है ना। अगर हम देखें, सॉरी y - y1 अगर हम करेंगे तो y -3, m कितना आया -4/3, और x - x1 कितना है 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्त तो ये कितना आएगा, 3y -9 -4x प्लस 8, ठीक है ना। यानी कि अगर हम देखें और 4x को इधर ला दें तो ये कितना होगा, 4x बराबर 4x 9 और 8 17, ठीक है ना, -3y माइनस, अरे भैया कभी कभी ये बोर्ड ही अटक जाता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना होगा, और 9 और 8 17 हो जाएगा, 9 और 8 17, 4x को हम इधर ला दे रहे हैं, क्या हो गया भाई, बोर्ड है कि ये बोर्ड ही फंस जाता है बीच में। 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। ओफो, हो गया। यानी जब हम इस इक्वेशन को मेरे भाई सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 4x इधर लाओ, क्यों नहीं हो रहा है भाई, ये बोर्ड बार बार क्यों फंस जा रहा है। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको इस लाइन को सॉल्व कर दिए, ठीक है ना, तो यहां से अगर हम देखें तो ये 4x इधर आएगा, 3y प्लस 4x और बराबर में 8 और 9 17। हम जानते हैं कि हमें x इंटरसेप्ट निकालना है, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें y बराबर 0 लेना पड़ेगा, y 0 लेंगे तो ये 4x बराबर 17 होगा, तो x का मान कितना होगा, 17/4, और 17/4 आपका है ऑप्शन सी। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में से 20 लीटर निकाल करके उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। तो अनुपात 3:2 पुनः प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, पुनः प्राप्त करने के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध दूध मिलाना होगा, यानी कि 3:2 स्टार्टिंग में भी था, अब उसमें से ये 20 लीटर निकाल करके उसके जगह पर पानी डाल रहा है। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो दूध हमारा स्टार्टिंग में कितना था, 80 का 3/5, 3/5 कितना होगा, 48। अब यहाँ पे 48 का अगर हम देखें
ठीक है ना। तो 20 लीटर निकाल रहा है, 20/80 का कितना है 1/4, 20 मतलब कि 4 में से 1 यूनिट निकाल रहा है, तो बच रहा है कितना 4 में से 3 यूनिट। ठीक है, ये चीज 2 बार कर रहा है तो 2 बार हम करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 16 3 48, यहाँ पे ये 27 बचा। क्या बचा दोस्त, यहाँ पे 27 बचा। अब आप थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो 27, अब आपका क्या बचा मेरे दोस्त 27 आपका, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 27, फिर यार ये ठीक है 27 आपका क्या बचा, 27 आपका दूध बचा। ठीक है ना। तो हमसे बोल रहा है कि यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अनुपात 3:2 पुनः प्राप्त करने के लिए कितना शुद्ध दूध मिलाना होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना शुद्ध दूध मिलाना होगा, 27 आपका ये बच गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बार दोहराई जाती है, अनुपात 3:2 पुनः प्राप्त करने के लिए इसमें हमसे बोला जा रहा है क्या कि दूध कितना मिलाना होगा। 27 अगर आपका दूध बच रहा है और स्टार्टिंग में कितना था टोटल, स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो 80 था। तो अगर 27 मिल्क है तो 80 में से अगर हम 27 घटा देंगे तो कितना होगा 53। ठीक है ना, ये आपका पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3:2 हमें प्राप्त करना है, 3:2 हम दूध मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं तो पानी तो सेम रहेगा, यानी कि 2 यूनिट का मान कितना है 53, यानी कि 26.5 गुना। तो अगर हम 3 यूनिट का मान निकालें तो इसका हम 26.5 गुना कर देंगे तो कितना होगा 26 3 78 और 1.5 79.5। तो मेरे दोस्त 27 से आप 79.5 पे आना चाहते हैं तो कितना मिलाना पड़ेगा 52.5। आपको 52.5 क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी ये क्वेश्चन पहली बार ही देख रहा हूं तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेक प्लस tan कितना है p है। अगर मेरे भाई सेक प्लस tan p है तो हम जानते हैं कि सेक माइनस tan कितना होगा 1/p। अगर हम जोड़ देंगे तो 2 सेक कितना निकल करके आएगा 2 सेक निकल करके आएगा p² प्लस 1/p। लेकिन अब यहां से अगर हम 2 इधर ले जाए तो सेक का मान कितना निकल करके आएगा p² प्लस 1/2p। अब p² प्लस 1 ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा और ये क्या होगा बेस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे भाई p² माइनस 1, क्योंकि हम जानते हैं कि इस केस में p² माइनस 1 2p और p² प्लस 1 एक ट्रिपलेट बनाता है। तो अब हमसे किसका मान पूछा जा रहा है साइन प्लस कॉस बटे में साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस बटे में साइन माइनस कॉस। देखो सबके बटे में हाइपोटेन्यूज आएगा तो आप हाइपोटेन्यूज काट सकते हो, यानी कि हमें सिर्फ कितना निकालना है परपेंडिकुलर प्लस बेस बटे में परपेंडिकुलर माइनस बेस। परपेंडिकुलर कितना है p² माइनस 1 प्लस बेस कितना है दोस्त 2p। और यहाँ पे अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर p² माइनस 1 और माइनस बेस करेंगे तो बेस कितना है 2p, यानी हमारा ये उत्तर आएगा p² प्लस 2p माइनस 1 p² माइनस 1 माइनस 2p, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए 80,000 एक वर्ष के लिए निवेश करता है, बी 60,000 निवेश करता है, 4 महीने बाद 40,000 और जोड़ता है। कौन करता है और 4 महीने बाद 40,000 और जोड़ता है। सी 1 लाख निवेश करता है और 6 महीने बाद 40,000 निकाल लेता है। बी व्यवसाय का प्रबंधन करता है और सबसे पहले कुल लाभ का 10% प्राप्त करता है। तो शेष लाभ उनके पूंजी और समय के अनुपात के अनुसार बट जाता है। यदि कुल लाभ 85,000 है तो हमसे बी का हिस्सा पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कुछ ऐसा मान लेंगे, जैसे हम यहाँ पे अगर 20,000 को 1 यूनिट मान लेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 20,000 को हम क्या कर रहे हैं 1 यूनिट मान ले रहे हैं। ठीक है ना, ए बी और सी है, ए बी और दोस्त सी है। 20,000 को 1 यूनिट तो ये कितना निवेश करेगा 4 यूनिट। ठीक है, बी कितना निवेश करेगा 3 यूनिट, 20 3 60 होता है और 4 महीने बाद 40,000 जोड़ता है और सी 1 लाख यानी कि ये 5 यूनिट। ये कितना निवेश करेगा ये निवेश करेगा दोस्त 5 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बोला जा रहा है क्या कि बी 4 महीने बाद 40,000 और जोड़ रहा है, यानी कि 4 महीने के लिए 3 यूनिट और 40,000 और अगर जुड़ेगा तो 20,000 1 यूनिट है तो 40,000 2 यूनिट, यानी कि 2 गुने बचा हुआ मंथ कितना 8 मंथ। ये बी का हिसाब किताब हुआ।
और यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 महीने बाद सी 1 लाख निवेश करता है और 6 महीने बाद 40,000 निकाल लेता है, यानी कि ये 5 यूनिट 6 मंथ के लिए, ठीक है ना, और अगले 6 मंथ के लिए 40,000 निकाल लेगा, यानी कि 2 यूनिट निकाल लेगा। इसको थोड़ा कम कर दीजिए ना, ठीक है ना, 40,000 क्या करेगा, निकाल लेगा। 2 यूनिट निकालेगा तो बचेगा कितना, 3 यूनिट। इसका भी हिसाब किताब खत्म। और ये तो अपना टोटल 12 यूनिट, 12 महीने के लिए 4 यूनिट निवेश ही कर रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है दोस्त, इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप 4 से काटोगे, या फिर 12, 4 3 12 8 2 16, 4 से काटो, या फिर आप देखो 4 से काटोगे तो ये 3, 4 से काटोगे ये भी कटेगा, ये 2 कटेगा। 4 से अगर आप काटोगे, छोड़ देते हैं भैया, ऐसे ही गुणा कर लेते हैं, 12 चौके 48। यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 दूनी 4 3 12 और 8 दूनी 16, यानी कि 28, ठीक है ना। और 6 18 और 5 6 31, 6 18 और 5 6 30 कितना होगा, 18 और 30 कितना होता है, 48 ही होता है। ये भी आपका 48 हो गया, ठीक है। 4 से अगर आप काटो तो ये काट लो 12 7, और ये कितना होगा 12 7, और 4 से काटोगे तो ये 12। यानी कि हम देखें यहाँ पे यदि कुल लाभ 1,85,000 है तो बी का कुल हिस्सा देखो, बी को तो 10% ऐसे मिल रहा है, यानी कि 10% प्राप्त करता है। कुल लाभ का 10% बी को ऐसे मिलेगा, तो बी इसका 10% कितना होगा, इसका अगर हम एक जीरो हटा दें तो 10% निकल जाएगा, यानी कि 18,500 ये हो गया, 18,500, ठीक है ना। प्लस में बचा कितना, अगर हम 18,000, ठीक है ना, 1,85,000 में से 18,000, 1,85,000 में से अगर हम 18,500 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18,500। अगर हम ये घटाएंगे तो 2 जीरो, ये कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचाएगा 4, 14 में से 8 गया 6, ये 7 में से 1 गया 6, और ये 1, यानी कि 16 6 5 पे 2 जीरो, 16 6 और 5 पे 2 जीरो। इसका मान 7 बटे में कितना होगा, 12 12 24 और 7 31, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के दया से गलती ना हुआ हो कहीं पे, कैलकुलेशन इतना टफ है। 31 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 31 5 होता है, 31 5 5 कहीं 5 5 3 15, 155, ठीक है। 11 11 यानी कि 115 आ गया, तो 31